गुड इवनिंग ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं कविंदर सर आपके अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग थंबनेल देखकर जान गए होंगे कि आज हम क्या पढ़ाएंगे। देखिए ऊपर जो लिखा गया है कि बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 का क्लास 10 पार्ट 1 इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाला। ऐसे तो आप लोग जानते हैं कि हम सामाजिक विज्ञान के ऑल जो कि एसएसटी में जितने भी सब्जेक्ट आते हैं वहीं सब पढ़ाते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। ठीक है, हमारा हिस्ट्री का भी वीडियो बना चुके हैं, हम ज्योग्राफी का बना चुके हैं, पॉलिटिकल साइंस का बना चुके हैं। अब इकोनॉमिक्स का जो कि क्लास 10 का जो 2026 में एग्जाम देंगे उनके लिए इकोनॉमिक्स, ठीक है, जिसमें पहला चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। इस चैप्टर में हम ऑल जो कि पार्ट 1 का ऑल ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कराएंगे। तो चलिए बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इतना आप लोग को बता दी, ये काफ़ी है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, स्टार्ट करेंगे हम। चलिए पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए ध्यान देंगे। कह रहा है कि निम्न में से किसका गठन आर्थिक नियोजन में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लक्ष्य से हुआ था। इसमें दिया हुआ है जिसमें कह रहा है कि निम्न में से किसका गठन आर्थिक नियोजन में, आर्थिक नियोजन, ठीक है, जिसको कि रुपया पैसा संबंधित है, राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लक्ष्य से हुआ था। इसमें जो दिया गया है इसमें से किसका गठन आर्थिक नियोजन को, जो नियोजन में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए दिया गया था। दिया है योजना आयोग, नहीं, राष्ट्रीय विकास परिषद, यस, नाबार्ड का भी नहीं और मुद्रा बाजार का भी नहीं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त, ठीक है, 1952 ईस्वी को किया गया था। ठीक है, तो वही कह रहा है कि निम्न में से किसका गठन आर्थिक नियोजन में राष्ट्रीय भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए हुआ था। तो राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1958 ईस्वी को किया गया था। तो चलिए पहला का क्या होगा, बी। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन एक हल्का सवाल है आपके स्क्रीन पर। कह रहा है कि निम्न में से क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है। आर्थिक गतिविधि का मतलब रुपया पैसा का स्रोत। कृषि, बिल्कुल, कृषि से हमें आर्थिक गतिविधि प्राप्त होता है, यानी रुपया पैसा प्राप्त होता है। संचार, संचार के अंतर्गत जो टेलीविजन हो गया, मोबाइल हो गया, ठीक है, ये सब के अंतर्गत भी हमको आर्थिक गतिविधि प्राप्त होती है। हाँ, गरीबी परिवहन के द्वारा भी प्राप्त होता है। परिवहन का मतलब अनेक प्रकार के वाहन, ठीक है, लेकिन गरीबी के जो कि आर्थिक गतिविधि नहीं है गरीबी, ठीक है, गरीबी के द्वारा जो कि आय प्राप्त नहीं होता है। तो दूसरा का क्या होगा, सी। दूसरा का क्या होगा, सी, कि निम्न में से क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है, यानी आय का स्रोत नहीं है, तो कौन, गरीबी। तो दूसरा का क्या होगा, सी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक हल्का सवाल है, तीसरा। कह रहा है कि कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में कार्यरत है। कार्यशील जनसंख्या जो कार्य करती है, वह जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में कार्य करता है। जैसे जो देश का, जिस देश का चाहे जिस क्षेत्र का भी अगर कार्यशील जनसंख्या है, यानी जो कार्य करने पर बिलीव करती है, जो ज़्यादातर कार्य करती है, उसका बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में होता है। तो प्राथमिक क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा होता है। किस क्षेत्र में होता है, प्राथमिक, द्वितीयक नहीं, तृतीयक नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में होता है, तो प्राथमिक क्षेत्र में। तीसरा का क्या होगा, ए। चलिए प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है, कृषि क्षेत्र। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल है जो एकदम हल्का क्वेश्चन है, चौथा। कह रहा है कि निम्न में से क्या बिहार के विकास में बाधक है। यानी इनमें से दिया गया है 4 गो ऑप्शन में, इनमें से कौन बिहार के विकास का रुकावट है, यानी बाधक है। तो चलिए अब हम लोग देखें। गरीबी बिल्कुल है,
जो हमारे देश के बिहार के विकास में बाधक है। बेरोजगारी ये भी है, बिहार में एक भी औद्योगिक कंपनियां नहीं है तो जो कि बेरोजगारी है। बाढ़ भी हर एक साल जो कि बाढ़ आ रहा है अभी हमारे बिहार राज्य के, ठीक है, जो भोजपुर जिला को जोनिया गांव है वह पूरा लगभग साफ ही हो गया है। तो बाढ़ भी हमारे क्या है, बिहार के विकास का बाधक है। तो इनमें से सभी चौथा का क्या होगा, डी, इस सभी होगा। चौथा का क्या होगा आंसर, डी, इनमें से सभी। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है पांचवा, एक बहुत हल्का सवाल है आपके स्क्रीन पर। कह रहा है कि निम्न में से किस देश का HDI रैंक भारत से आगे है। HDI रैंक, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी मानव डेवलपमेंट का मतलब विकास, इंडेक्स के मतलब सूचकांक, ठीक है, यानी मानव विकास सूचकांक में कौन सा देश जो कि भारत से आगे, चार को दिया है, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान और म्यांमार, ठीक है। तो इसमें मानव विकास सूचकांक के सबसे पहले प्रतिपादन 1990 ईस्वी में, ठीक है, पाकिस्तान के महबूबुल हक के द्वारा किया गया था। इसमें किसी देश के मानव के विकास के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। तो इसमें HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, मानव विकास सूचकांक में 2022 के अनुसार तो भारत का 33वां रैंक था, 133, अभी 130 हो गया है भारत का रैंक, 130 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। लेकिन इसमें से कह रहा है कि कौन देश का रैंक भारत से भी अच्छा है, यानी श्रीलंका का 89 है, बाकी सब का जो कि भारत से पीछे है मानव विकास डेवलपमेंट में, मानव विकास इंडेक्स में, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, मानव विकास सूचकांक में श्रीलंका का रैंक 89 है, यानी 19वां है, और भारत के 130। तो इसी में क्वेश्चन पूछ रहा है कि पांचवा का, कि किस देश का HDI यानी मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसका भारत से भी अच्छा है। तो भारत का 130 है, इसका क्या है 89, तो ये भारत से क्या है, अच्छा है, 89वां रैंक है। फर्स्ट पर जो कि बुक के अनुसार तो नॉर्वे है, लेकिन वर्तमान में करंट अफेयर के अनुसार पहला स्थान पर स्विट्जरलैंड का आ गया है। लेकिन हम लोग बुक के अनुसार, इस बुक में जो बना है क्लास 10 का, उसमें तो नॉर्वे ही दिया है। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा कि श्रीलंका का भारत से क्या है, अच्छा रैंक है, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास सूचकांक में, ठीक है। तो पांचवा का क्या होगा, बी, श्रीलंका। आगे हम लोग बढ़ेंगे। 6 क्वेश्चन जो एक हल्का सवाल है आपके स्क्रीन पर, कह रहा है कि निम्न में कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। देखिए आर्थिक आधारभूत संरचना और एगो गैर आर्थिक आधारभूत संरचना होता है। ये एगो जुड़ जाता है गैर, ठीक है, एगो आर्थिक और एगो गैर आर्थिक। तो क्या होता है कि आर्थिक आधारभूत संरचना का मतलब सीधे होता है कि अर्थव्यवस्था से संबंधित यानी आर्थिक गतिविधियों से होता है। गैर आर्थिक का क्या होता है कि सामाजिक विकास के लिए होता है और मानव के कल्याण के लिए होता है। तो ये में कह रहा है कि आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है, ठीक है। तो जो संचार है यह इसका सीधे प्रोसेस होता है कि आर्थिक गतिविधियों के लिए, ठीक है। तो यही होगा, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, कुशल प्रशासन हो गया, ये गैर आर्थिक के अंतर्गत आते हैं, यानी गैर आर्थिक आधारभूत संरचना के अंतर्गत आते हैं। आधारभूत संरचना किसे कहते हैं हम आपको लघुत्तरी क्वेश्चन में बताएंगे, ठीक है। तो 6 का क्या होगा, ए, 6 का क्या होगा, ए, ई जो कि आता है आर्थिक आधारभूत संरचना में, और बाकी 3 को जो नीचे आएंगे वो गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। तो क्या होगा, 6 का क्या होगा, ए, 6 का क्या होगा, ए। आगे हम लोग बढ़ेंगे। 7वां क्वेश्चन जो बहुत हल्का सवाल है, 7वां कह रहा है कि मानव विकास रिपोर्ट किस घटक के आधार पर तैयार की जाती है। देखिए मानव विकास रिपोर्ट, ठीक है, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट किस आधार पर, किस घटक के आधार पर तैयार की जाती है। यानी किसी का भी मानव का विकास हो तो उसका शैक्षिक भी यानी पढ़ाई लिखाई पर भी होगा, स्वास्थ्य की स्थिति पर भी होगा, और प्रति व्यक्ति आय की स्थिति पर, सब चीज़ रहेगा तब जो कि मानव विकास रिपोर्ट का आधार तैयार किया जाएगा। तो इसका क्या होगा, 7 का क्या होगा, डी। 7वां का क्या होगा आंसर, डी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन एक हल्का सवाल है एकदम, देखिए ध्यान दीजिएगा। 8वां सवाल है एकदम कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका है। किसने कहा था कि
बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। तो इसमें आएंगे, ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम कहे थे, ठीक है, अब्दुल कलाम जी कहे थे कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा बोला गया था कि बिहार के विकास के बिना, ही टाइपिंग गलती हो गया है, ठीक है, बिना भारत का विकास संभव नहीं है। तो किनके द्वारा? एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। तो 8वां का क्या होगा? बी। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। 8 का क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या पूंजीगत वस्तु का उदाहरण है? पूंजीगत वस्तु यानी पूंजी वाली, जिसमें दिया है कि ट्रैक्टर, उपकरण, मशीन, ये सब पूंजी के अंतर्गत आते हैं। तो इनमें से सभी, ये सब पूंजी है। मशीन हो गया, उपकरण हो गया, ट्रैक्टर हो गया, ये सब क्या है? पूंजी है। तो 9 का क्या होगा? डी। चलिए अब हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे, 50+ ऑब्जेक्टिव करना है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है 10, जो हल्का सवाल है एकदम। कह रहा है कि भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी? जब उस टाइम तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो ठीक है, अप्रैल 2002 ईस्वी में अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री थे। अटल बिहारी वाजपेयी उस टाइम प्रधानमंत्री थे, ठीक है, उसी टाइम की गई थी 23 अप्रैल 2002 को। तो प्रथम मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी? 23 अप्रैल 2002 को। तो में अप्रैल 2002 दिया है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो 10 का क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है 11, बहुत फास्ट चलेंगे, जल्दी चलेंगे, ठीक है। कह रहा है कि गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया? ठीक है, यानी गरीबी रेखा का निर्धारण कैलोरी मापदंड किसने दिया? देखिए ये है क्या? देखिए कह रहा है कि गरीबी रेखा का निर्धारण कैलोरी, एगो क्या है कि जो खाने और पेय पदार्थ से, खाने और पीने से जो कैलोरी होता है, यह एक ऊर्जा का इकाई है, ठीक है। अब में कह रहा है कि जैसे शहरी क्षेत्रों में यानी ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी की आवश्यकता होती है, कैलोरी की, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में इतना होती है, ग्रामीण में 2400 कैलोरी की आवश्यकता होती है और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी। तो ये कह रहा है कि गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया था? योजना आयोग के द्वारा दिया जाता है। तो इसमें क्या होगा? बी। 11 का क्या होगा? बी। कैलोरी एगो ऊर्जा का इकाई होता है, ठीक है, यानी जो खाने और पीने योग्य पदार्थ से, जो कि खाने और पीने जैसी वस्तुओं से प्राप्त होता है। और ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी की आवश्यकता 2400 की गई है और शहरी क्षेत्रों में 2100 की। तो 11 का क्या होगा? बी, योजना आयोग के द्वारा। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 12 एक हल्का सवाल है। कह रहे कि प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया था? देखिए राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 ईस्वी में, 1949 ईस्वी में, 1949 ईस्वी में पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। कब? 1949 ईस्वी में। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया था? राष्ट्रीय आय समिति। कब किया गया था? 1949 में, यानी 1949 ईस्वी में। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो क्या होगा? 12 का क्या होगा? सी, कि प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया? तो राष्ट्रीय आय समिति का। कब किया गया? तो 1949 में, यानी 1949 ईस्वी में। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जो 13 है, हल्का सवाल है। खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? खनन को यानी खुदाई वाले को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? तो यह कृषि प्राथमिक क्षेत्र में आता है। कृषि क्षेत्र, कृषि क्षेत्र को क्या कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र। चलिए तो क्या होगा? 13 का क्या होगा? ए, कृषि क्षेत्र। आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन एक हल्का सवाल है। कह रहे कि कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है? ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है, ठीक है। ध्यान देंगे हम लोग कि कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है। यानी
किस क्षेत्र में लोग सबसे अधिक जो कि मतलब गांव में कार्य करते हैं ग्रामीण में, तो सबसे अधिक प्राथमिक क्षेत्र में लोग गांव में, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। कौन क्षेत्र कहा जाता है? कृषि क्षेत्र। इस क्षेत्र में सबसे अधिक गांव में, इस क्षेत्र के अंतर्गत मछली पालन, पशुपालन, ठीक है, खेती सभी सब आता है। तो गाँव में सबसे अधिक प्राथमिक क्षेत्र में लोग कार्य करते हैं। तो क्या होगा? 14 का क्या होगा? ए। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 15, हल्का सवाल है एकदम, 15 आपके स्क्रीन पर, कि भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार की? देखिए, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट योजना आयोग के द्वारा ही तैयार की गई थी, ठीक है, उस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। तो भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार की? तो योजना आयोग। 15 के क्या होगा? ए। योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च। योजना आयोग का गठन पूछ देता है कब किया गया था, तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को। 15 मार्च 1950 ईस्वी को। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो 15 का क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन है 16, एक हल्का सवाल है आपके स्क्रीन पर, कि बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? यानी बिहार के लोग का जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? देखिए, कह रहा है कृषि, उद्योग, व्यापार, इनमें से सभी। देखिए, बिहार में उद्योग तो बहुत कम है, व्यापार भी लोग करते हैं, लेकिन सबसे मुख्य साधन जो है वो कृषि है। यानी बिहार में सबसे अधिक कृषि के द्वारा ही जो कि जीवन यापन की जाती है, यानी खेती करके ही जाता है। ऐसा नहीं है कि व्यापार, और जो कि व्यापार तो किए थे थोड़े बहुत, लेकिन उद्योग बहुत कम, ठीक है। तो इनमें से सभी नहीं होगा। 16 का क्या होगा? कृषि। कृषि ही यहाँ के मुख्य जीविका है। तो 16 का क्या होगा? ए। 16 का क्या होगा? ए। आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 17 आपके स्क्रीन पर, बहुत हल्का सवाल है। कह रहा है कि इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? ठीक है, यानी पद जो कि आप लोग जानते हैं कि योजना आयोग के जो कि अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, यानी वही पदेन अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। तो योजना आयोग के कौन अध्यक्ष होते हैं? पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री। अब ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, अगर अभी आ जाए ऑब्जेक्टिव में आप लोगों से पूछ दे कि वर्तमान में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो अभी हम लोग को नरेंद्र मोदी है ना, तो यही होंगे। अगर पूछ दे वर्तमान में कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो नरेंद्र मोदी। अब एक बार पूछ देता है कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन होंगे, तो प्रथम जो कि प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अभी पूछ दे वर्तमान में कि योजना आयोग के वर्तमान में जो कि अध्यक्ष कौन है, तो नरेंद्र मोदी। जो भी इनमें जो कि योजना आयोग में सदस्यों की संख्या 8 होती है, ठीक है। अब यही में पूछ दे कि वर्तमान में योजना आयोग जिसके इसका नाम बदलकर दूसरा कर दिया गया है, नीति आयोग कर दिया है। इसका नाम बदलकर योजना आयोग का कर दिया गया है नीति आयोग। ये कब बदला गया था, तो 2015 ईस्वी में, जब प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी। तो पूछ देगा कि योजना आयोग या नीति आयोग के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो नरेंद्र मोदी। या ऐसे भी पूछ सकता है कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर जो 18 है, एक हल्का सवाल है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है। देखिए, आर्थिक व्यवस्था यानी 3 प्रकार के पाई जाती है, एगो पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रितवादी। पूंजीवादी में क्या होता है कि सभी उत्पादन के सभी साधनों पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है। समाजवादी में क्या होता है कि सरकार का अधिकार होता है। मिश्रितवादी में क्या होता है कि कुछ उत्पादन के साधन ऐसे होते हैं जिस पर निजी व्यक्ति का अधिकार होता है और कुछ पर सरकार का अधिकार होता है। तो भारत में जो आर्थिक व्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्या है? मिश्रित। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि निजी भी होते हैं अधिकार किसी चीज पर और किसी पर सरकार का भी अधिकार होता है। जो अर्थव्यवस्था के होते हैं उत्पादन के साधन, ऊपर किसी निजी व्यक्ति का भी अधिकार होता है और सरकार का भी अधिकार होता है। तो भारत में क्या है? 18 का क्या होगा? सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यानी आर्थिक व्यवस्था क्या है? मिश्रित। समाजवादी और पूंजीवादी नहीं है। समाजवादी चीन में है, पूंजीवादी अमेरिका में है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। 18 का क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 एक हल्का सवाल है आपके स्क्रीन पर। कह रहा है कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? देखिए 3 प्रकार के क्षेत्र होते हैं, ठीक है। पहला जो कि प्राथमिक क्षेत्र, पहला क्या है? प्राथमिक क्षेत्र।
इसे कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। कौन क्षेत्र कहा जाता है? कृषि क्षेत्र। दूसरा होता है द्वितीयक क्षेत्र। क्या होता है? द्वितीयक क्षेत्र, जिसे हम लोग औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? औद्योगिक क्षेत्र। एक होता है तीसरा तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र, जिसे हम लोग सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। कौन क्षेत्र कहते हैं? सेवा क्षेत्र। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। तो इसमें वही पूछ रहा है कि द्वितीय क्षेत्र को और किस नाम से जाना जाता है? तो उद्योग क्षेत्र से औद्योगिक कहे चाहे उद्योग। तो इसका क्या होगा? 19 का सी। 19 का क्या होगा? सी। आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल है 20 क्वेश्चन, एक हल्का क्वेश्चन है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। देखिए हमारे देश में प्रथम पंचवर्षीय योजना, ठीक है, योजना आयोग के द्वारा प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। शुरू प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना सबसे पहले 1951 से लेकर 1956 तक थी, ये पहली थी। ऐसे ही दूसरी चली थी 56 से 61, तीसरी चली थी 61 से 66। ठीक है, ऐसे ही करते करते जो 11वीं पूछ रहा है वह 2007 से लेकर 12 तक थी, ये 11वीं पंचवर्षीय योजना थी। उसके बाद 12वीं और अंतिम पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर 2012-5 क्या होता है? 17। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में ऐसे आता है कि हमारे देश में कुल कितनी पंचवर्षीय योजना चली थी? तो 12 गो। कितनी? 12 गो। एक बाद इस योजना आयोग के द्वारा क्या किया गया है कि नाम बदल दिया गया है। योजना आयोग का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? नीति आयोग। तो 11वीं पंचवर्षीय 2007 से लेकर 12 तक, पंचवर्षीय का मतलब 5 वर्ष। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 2012, 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर 17। तो ऑब्जेक्टिव में क्या पूछ रहा है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, समय क्या है? तो 2007 से लेकर 2012 अगर पूछ दे, इसी में ऑब्जेक्टिव ऐसे आ जाता है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय क्या है, यानी ये पूछ देगा कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय क्या है, अवधि क्या है। ऐसे भी पूछ देता है कि अंतिम पंचवर्षीय योजना का समय क्या है, तो वहीं 2012 से लेकर 2017 ये लास्ट थी। भारत में कुल 12 ही पंचवर्षीय योजना चली थी। कितना? 12। तो इसका क्या होगा? 20 का क्या होगा? डी। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, सॉरी 20 का ना 12 बोला गया, 20 का क्या होगा? डी। आगे क्वेश्चन है कि इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। जैसे कि पिछला क्वेश्चन में बताए हैं, पीछे वाले वीडियो में, पिछला क्वेश्चन में कि प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है, द्वितीय क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र भी कहा जाता है, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तो वहीं कह रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो किस क्षेत्र को? तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है, सेवा क्षेत्र तृतीय को कहा जाता है, औद्योगिक क्षेत्र द्वितीय कहा जाता है। इनमें से कोई नहीं, तो यही होगा 21 का क्या होगा? बी। 21 का क्या होगा? बी। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 22। इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? भारत में, क्योंकि अर्थव्यवस्था 3 प्रकार का होता है, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जहां पर उत्पादन के सभी साधनों पर निजी व्यक्ति का भी अधिकार होता है या कुछ पर सरकार का भी। तो कहाँ? भारत में। भारत में क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। पीछे वाले क्वेश्चन में बताएं कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है, तो मिश्रित। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन एक हल्का सवाल है 23। क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। देखिए भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था, उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो वही कह रहा है कि योजना आयोग का गठन कब किया गया था, तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को। पूछेगा कि प्रथम योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष यानी योजना के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री। अब इसी में पूछ देगा कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब अभी पूछ देगा, देखिए इस योजना आयोग का नाम बदल के अब नीति आयोग कर दिया गया है। कौन आयोग कर दिया गया है? नीति आयोग। कब बदला गया है, तो 2015 ईस्वी में, जनवरी 2015 ईस्वी में। तो बताइए भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को। आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है जो 24 क्वेश्चन है, एक हल्का सवाल है। कह रहा है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है विकसित।
जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक रहेगा वो कहलाएगा विकसित, जिस देश का राष्ट्रीय आय कम रहेगा वो कहलाएगा अविकसित। ठीक है, तो जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह क्या कहलाता है, तो विकसित कहलाता है। तो 24 का क्या होगा, बी। 24 का क्या होगा, बी। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल है, एक बहुत हल्का सवाल है, कह रहे कि 25 इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। पिछड़ा राज्य यानी जो पीछे है, पिछड़ा राज्य के अंतर्गत। ठीक है, तो बिहार आता है पिछड़ा राज्य के अंतर्गत, ये सब नहीं आता है। पंजाब, केरल, दिल्ली सब आगे हैं। ठीक है, तो 25 का क्या होगा, सी, जो पिछड़ा राज्य है। बहुत बिहार पिछड़ा हुआ है। हम बिहार बोर्ड के पढ़ा रहे हैं, हम भी बिहार से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इसका क्या होगा, 25 का सी। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, तो बिहार को। आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि शेयर बाजार का नियामक संस्था क्या है जो सूचित करने वाला होता है शेयर बाजार का। SDI भी नहीं, स्टॉक एक्सचेंज नहीं, RBI भी नहीं, सेबी होता है। शेयर बाजार का नियामक क्या होता है, सेबी। शेयर बाजार का क्या होता है नियामक, सेबी होता है। तो 26 का क्या होगा, डी। हम लोग को 50 प्लस क्वेश्चन करना है, जल्दी जल्दी बढ़ेंगे। कोई भी क्वेश्चन डाउट होगा पूछिएगा आप लोग। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। 27 क्वेश्चन है, कह रहे कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। भारत के सबसे प्रति व्यक्ति आय जो कि है बिहार की है, सबसे अधिक है तो गोवा की है। तो देखिए भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो किसकी, बिहार की है। सबसे अधिक किसकी होगी, गोवा की। तो चलिए क्या होगा, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, बिहार के। सबसे अधिक पूछ दे तो गोवा के। तो 27 का क्या होगा, ए। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 28 यानी 28। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी। देखिए नीति आयोग, इस नीति आयोग को जो कि पहले योजना आयोग कहा जाता था। कौन आयोग कहा जाता था, योजना आयोग। ठीक है, योजना आयोग का ही नाम बदलकर कर दिया गया है नीति आयोग। इसका जो कि गठन किया गया था जनवरी 2015 में। योजना आयोग का गठन कब किया गया था, तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को। इसी का नाम बदलकर अब कर दिया गया है नीति आयोग। कब बदला गया, तो जनवरी 2015 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे तब। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो 28 का क्या होगा, सी। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 29 जो हल्का सवाल है एकदम। मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र है। राष्ट्र के मतलब ही होता है देश, यानी क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था किस देश में पाया जाता है, तो भारत अपना क्या है, भारत देश में। तो 29 का क्या होगा, ए। पीछे भी क्वेश्चन आया था, एक्सप्लेन किए थे इसके बारे में। अब आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन है कि योजना आयोग के सदस्यों की संख्या कुल कितनी होती है, प्रधानमंत्री को लेते हुए 8 गो। ठीक है, तो योजना आयोग के सदस्य कुल कितनी होती है, 8। योजना आयोग में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है जी, तो 8। चलिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है 31 क्वेश्चन, एक हल्का सवाल है। कह रहा है कि किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। जैसा कि हम पीछे बताए हैं कि प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र को उद्योग या औद्योगिक क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तो इसमें है सेवा क्षेत्र, हाँ ए में ही दिया है, हाई को नहीं। इसको प्राथमिक, द्वितीयक, इसको भी नहीं। तो क्या होगा 31 का ए, यानी तृतीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है, सेवा क्षेत्र। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 32 एक हल्का सवाल है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था। 6 अगस्त 1952 को दिया है, इसमें केवल 52 दिया है, लेकिन राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था, 6 अगस्त 1952 ईस्वी को किया गया था। ठीक है, तो इसका क्या होगा आंसर, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था, 6 अगस्त 1952 ईस्वी को। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। 33 क्वेश्चन है। 33 कह रहा है कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। जैसा कि हम पीछे बताए हैं कि भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 पहली चली थी। ठीक है, दूसरी होगी 1956 से लेकर 61। ठीक है, तीसरी चली थी 1961 से लेकर 1966। ठीक है, ऐसी चौथी पांचवी, ऐसी कुल कितनी पंचवर्षीय योजना चली थी, तो 12 गो। 12वीं पंचवर्षीय योजना का संबंध किससे है, 12वीं का, तो 2012 से लेकर 2017 तक। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो
13 का क्या होगा, 51 से 56 कहाँ दिया है, 51 से 56। 33 का क्या होगा, बी। 33 का क्या होगा, बी। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है, 1951 से लेकर 1956। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल है 34 है कि आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है। सबसे पहले आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं, यानी जिसमें लोग कार्य करते हैं, यानी वो सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होता है, यानी रुपया पैसा प्राप्त होता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, आर्थिक क्रिया। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कोनो काम करता है और से उसको आय प्राप्त होता है, तो उसी को कहते हैं उसकी आर्थिक क्रिया। यानी वैसी क्रियाएं जो ना समझ के आय प्राप्त होता है वो करे के क्या कहते हैं, आर्थिक क्रिया। तो ये करे कि आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है, क्या होता है आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य, कह रहा है कि जीविका उपार्जन, मनोरंजन के लिए बिल्कुल नहीं, ए और बी दोनों नहीं, इनमें से कोई। तो जीवन यापन करने के लिए ही क्या होता है कि आर्थिक क्रिया का उद्देश्य होता है। देखिए सच बात है कि कोई भी व्यक्ति पैसा कमाता है, यानी कोई आय कमाता है, तो किसके लिए कमाता है, तो जीवन यापन करने के लिए, चाहे अपने लिए चाहे अपने बाल बच्चों के लिए, ठीक है। तो 34 का क्या होगा, ए। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है, तो जीविका उपार्जन, यानी जीवन यापन करने के लिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो एक बहुत हल्का सवाल है, 35 क्वेश्चन है कि पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है। पशुपालन और मत्स्य के मतलब मछली पालन कौना के अंतर्गत आता है, यानी किस क्षेत्र का, तो प्राथमिक क्षेत्र, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। कौन क्षेत्र कहा जाता है, कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र। देखिए द्वितीय क्षेत्र उद्योग क्षेत्र कहा जाता है, तृतीय सेवा, इनमें से कोई नहीं। तो प्राथमिक क्षेत्र जो कि कृषि क्षेत्र के अंतर्गत, यानी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ही मछली पालन और पशुपालन, ठीक है, पशुपालन और मछली पालन आता है। तो इसका क्या होगा आंसर, 35 का ये। आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो एक हल्का सवाल है, अगला है 36, करा कि निम्नलिखित में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था का विशेषता है। देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि किसी निजी व्यक्ति का भी अधिकार होता है उत्पादन के साधनों पर और सरकार का भी अधिकार होता है। तो देखेंगे ऑप्शन में क्या कह रहा है, हाँ, निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र ए और बी दोनों। देखिए तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि दोनों होता है, निजी क्षेत्र भी होते हैं और सार्वजनिक क्षेत्र भी होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, सी, ए और बी दोनों। 36 का क्या होगा, सी। आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल है जो अगला एक हल्का सवाल है 37। देखिए क्या कह रहा है कि आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक क्या है। जो आर्थिक विकास जानना है तो सबसे बढ़िया सूचकांक क्या है, तो प्रति व्यक्ति आय। क्योंकि देखिए किसी का भी आर्थिक विकास जानना है, ठीक है, चाहे देश का हो, चाहे राज्य का हो, चाहे किसी भी क्षेत्र का हो, अगर उसका आर्थिक विकास जानना है तो सबसे बढ़िया सूचकांक है प्रति व्यक्ति आय, उसके बाद है राष्ट्रीय आय। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय, ये सब नहीं होगा, ठीक है। तो आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक क्या है, यानी मापने वाला, तो क्या है, प्रति व्यक्ति आय। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। एक हल्का सवाल है 38। देखिए 38 में कह रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है। तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है, तो कृषि, खनन, पशुपालन। तो इनमें से सभी, तो इसका क्या होगा, ये सभी आता है प्राथमिक क्षेत्र में, कृषि भी आता है, खनन भी आता है, पशुपालन। तो 38 का क्या होगा, डी। 38 का क्या होगा, डी। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला 39, एक हल्का सवाल आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है कि योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना। तय है ना कि योजना आयोग का गठन कब किया गया था, 15 मार्च 1950 ईस्वी को। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। अब इस आयोग को भंग कब किया गया था, तो जनवरी 2015 ईस्वी में, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे। इस आयोग का नाम क्या किया गया भंग करके, नीति आयोग। तो इसका क्या होगा, ये वित्त आयोग, राज्य आयोग नहीं। तो इसका क्या होगा, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया था, तो भंग कब किया गया था, जनवरी 2015 में। इस आयोग का गठन कब किया गया था, 15 मार्च 1950 को, ठीक है। अब इसका जो कि भंग करके कौन सा आयोग बनाया गया, नीति आयोग। कब भंग किया गया था, तो जनवरी 2015। अब पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि योजना आयोग का भंग
किया गया उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, यानी किसके शासनकाल में, तो नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में किया गया था। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल 40 क्वेश्चन है। 40 से एक हल्का सवाल है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है। जहां पर समाजवादी अर्थव्यवस्था हो उसमें सबसे अधिक बल किस पर दिया जाएगा। कह रहा है कि आर्थिक स्वतंत्रता पर, उत्पाद कुशलता पर, अधिक लाभ पर, हाँ लोक कल्याण पर, लोक के मतलब लोगों के कल्याण पर, लोगों की भलाई पर सबसे ज्यादा लोग के सर्वाधिक कर रहा है। ऐसे तो ये सब नहीं है कि ना होगा, ठीक है, लेकिन एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक के मतलब सबसे अधिक किस पर बल दिया जाता है, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब भी होगा कि लोगों का कल्याण पर, ठीक है, लोगों का किस पर, कल्याण पर। तो 40 का क्या होगा, डी। 40 का क्या होगा, डी। आगे हम लोग बढ़ेंगे 41 जो क्वेश्चन है बहुत हल्का सवाल है, आपके स्क्रीन पर है कि भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। आ गया ना कि भारतीय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। अब प्रथम प्रधानमंत्री भारत के कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग का गठन कब किया गया था, तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। नेहरू भी दे देता है। तो क्या होगा, 41 का क्या होगा, सी। 41 का क्या होगा, सी। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। 42 क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर हल्का है कि निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना है। देखिए बताए है ना कि एगो पूछेगा आर्थिक, यहाँ पर आर्थिक पूछ दिया है, एगो पूछ देगा कि गैर आर्थिक। तो देखिए आर्थिक आधारभूत संरचना का मतलब भी होता है आर्थिक गतिविधियों से होता है, अनेक प्रकार से वितरण और इनके विवरण से। आइए गैर आर्थिक आधारभूत संरचना कह देगा तो में सामाजिक विकास और लोगों को कल्याण के लिए होता है। तो अब यही में पूछ रहा है कि निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है। देखिए कह रहा है कि वित्त, शिक्षा, स्वास्थ्य, नागरिक सेवा। है 3 गो जो है ना, ये 3 गो जो है वो गैर आर्थिक आधारभूत का संरचना है, गैर आर्थिक आधारभूत, ठीक है। लेकिन जो वित्त है वह आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। तो इसका क्या होगा, आंसर क्या होगा, 42 का क्या होगा, ए। वित्त विभाग जो है इसका मतलब भी होता है वास्तविक रूप से कि आर्थिक से संबंधित होता है। तो इसका क्या होगा, आर्थिक आधारभूत संरचना का क्या होगा, वित्त विभाग। है तीनों क्या होता है, गैर आर्थिक। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल है 43 जो क्वेश्चन कर रहा है कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है। देखिए हरित क्रांति जो कि कृषि से संबंधित है, किससे संबंधित है, कृषि से संबंधित है। गेहूं का उत्पादन अधिक मात्रा में हो गया था तो उसी को हरित क्रांति कहा गया, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति यानी कृषि का संबंध किससे है, तो प्राथमिक क्षेत्र से। तो क्या होगा, प्राथमिक क्षेत्र को स्वयं कृषि क्षेत्र कहा भी जाता है, ठीक है। हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो गेहूं का अधिक उत्पादन से, ज्योग्राफी में पढ़ना है, ठीक है। तो हरित क्रांति का संबंधित है किससे, तो कृषि से, यानी गेहूं का अधिक उत्पादन हुआ था। अभी कह रहा है कि कौन क्षेत्र में आएगा, तो प्राथमिक क्षेत्र में। तो 43 का क्या होगा, ए। 43 का क्या होगा, ए। आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो बहुत हल्का सवाल है आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि ऑपरेशन फ्लड क्या है। देखिए ऑपरेशन फ्लड को श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, श्वेत क्रांति, ठीक है। तो ऑपरेशन फ्लड क्या है, देखिए यह इसका मतलब जो कि दूध से है, ठीक है, डेयरी विकास से है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसका मतलब ऑपरेशन फ्लड यानी श्वेत क्रांति किया गया कि दूध में अधिक वृद्धि किया जाए और इसको अर्थव्यवस्था में यानी आर्थिक क्रिया में लाया जाए, ठीक है, दूध के। तो इसका डेयरी विकास से है, ठीक है, यानी दूध से है। किससे है, ऑपरेशन फ्लड को श्वेत क्रांति भी कहा जाता है। तो ऑपरेशन फ्लड यानी श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो डेयरी विकास से यानी दूध से, और उत्पादन में वृद्धि यानी दूध के उत्पादकता में क्या किया जाए, वृद्धि किया जाए। तो क्या होगा, 44 का बी। आगे हम लोग बढ़ेंगे 45 क्वेश्चन जो एक हल्का सवाल है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का क्या गुण है, तो देखिए क्या कर रहा है, निजी लाभ, मूल्य तंत्र, सामाजिक कल्याण, साधनों का निजी स्वामित्व। तो सामाजिक अर्थव्यवस्था का मूल यही है कि समाज का क्या हो, कल्याण हो, समाज का क्या हो, कल्याण हो। तो 45 का क्या होगा, सी।
45 का क्या होगा सी। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 46 जो है एक हल्का सवाल है। कह रहे हैं कि विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है। अगर कोनो देश विकसित हो, ठीक है, अगर वो अपना आय में वृद्धि करे, ठीक है, अगर कोई विकसित देश हो, का हो विकसित देश हो, अगर वो अपना आय में वृद्धि करे तो उसे क्या कहते हैं आर्थिक वृद्धि। आर्थिक वृद्धि। अगर कोई अविकसित देश हो, अविकसित देश हो, अगर वो अपना आय में वृद्धि करे तो ओकरा के कहेंगे आर्थिक विकास। समझ में आ रहा है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग का देश अविकसित है, अगर वो अपना आय में विकास करे तो ओकरा कहेंगे आर्थिक विकास। अमेरिका क्या है कि पहले ही से विकसित है और वो अपना आय में वृद्धि करे तो ओकरा क्या कहेंगे आर्थिक वृद्धि। तो कह रहा है कि विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है तो आर्थिक वृद्धि। अगर है जे पूछे कि अविकसित देशों के लिए आय में वृद्धि के लिए क्या प्रयोग किया जाएगा तो आर्थिक विकास। जब कोनो विकसित देश अपना आय में वृद्धि करता है, ठीक है, तो क्या कहलाता है आर्थिक वृद्धि। और जब कोई अविकसित देश अपना आय में वृद्धि करता है तो ओकरा क्या कहते हैं आर्थिक विकास। तो इसका क्या होगा 46 का क्या होगा बी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है एक हल्का सवाल है 47। बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना। देखिए हम लोग को पंचवर्षीय योजना जो कि कुल 12 को चली थी, ठीक है, जिसमें पहला बता देते हैं कि 1951 से 1956 चली थी, ठीक है। दूसरा चली थी 1956 से लेकर 1961। तीसरा चली थी 1961 से लेकर 1966। ऐसे ही कुल 12 को पंचवर्षीय योजना चली थी। तीसरा में ही क्या किया गया था कि बोनस भुगतान अधिनियम पंचवर्षीय दौरान बना था, ठीक है। तो तीसरा 1961 से लेकर 1966 तक चला था। तो इसमें कह रहा है कि बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान तृतीय। ये कब से कब तक चला था तो 1961 से लेकर 66। प्रथम में जो कि कृषि से संबंधित कहा गया, द्वितीय में जो कि उद्योग से संबंधित विकास के बारे में कहा गया, और तीसरा से संबंधित क्या था तो बोनस भुगतान अधिनियम बना था, ठीक है। ये 1965 में बना था, ठीक है। बोनस भुगतान अधिनियम कब बना था 1965 में। तो 1961 से 1966 के बीच में 1965 आएगा। तो क्या होगा 47 का क्या होगा सी। 47 का क्या होगा सी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है 48 जो हल्का सवाल है। कह रहा कि ब्रटलैंड आयोग संबंधित है सतत विकास से, ठीक है। ये एगो आयोग है जो किससे संबंधित है सतत विकास से। तो ब्रटलैंड आयोग किससे संबंधित है सतत विकास से। आगे बढ़ेंगे। बहुत क्वेश्चन है आगे हम लोग 49 क्वेश्चन बढ़ेंगे। 49 कह रहा है कि प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुआ। ये जारी हुआ था 23 अप्रैल 2002 को। 2002 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। तो प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में होगा तो अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में, ठीक है। 49 का क्या होगा जी 49 का होगा सी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। 50 क्वेश्चन जो हल्का है 50 है कि निम्न में कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। देखिए आ गया ना गैर आर्थिक, और उतना क्वेश्चन आ रहा था आर्थिक जिसका मतलब रहता था अर्थव्यवस्था से। इसमें कह रहा है कि गैर आर्थिक आधारभूत संरचना इसका मुख्य होता है कि समाज के कल्याण के लिए यानी सामाजिक विकास के लिए होता है और लोगों को कल्याण के लिए होता है यानी लोक कल्याण के लिए होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा गैर। ऊर्जा देखिए आर्थिक है। शिक्षा, हाँ शिक्षा जो है ये गैर आर्थिक है। यातायात जो कि है वो आर्थिक है। संचार, यातायात में टाइप गलती हो गया है, यातायात है। तीनों जो है आर्थिक के अंतर्गत आएगा। आज जो शिक्षा है वो गैर आर्थिक के अंतर्गत। शिक्षा क्या होगा गैर आर्थिक। तो 50 का क्या होगा बी। 50 का क्या होगा बी। तो चलिए उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को समझ में आया होगा। हम आज इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर में 50 ऑब्जेक्टिव करा दिए कोई भी जो कि। चलिए तो अब हम लोग ध्यान देंगे कि 50 ऑब्जेक्टिव करा दिए। ये हमारा जो वीडियो था ये हमारा इकोनॉमिक्स का था।
इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर का था। ठीक है, अब हमारा जो अगला वीडियो आएगा ध्यान दीजिएगा आप लोग, देखिए ये हमारा जो था बिहार बोर्ड क्लास 10 का पार्ट 1 का इकोनॉमिक्स का इकाई 1 यानी फर्स्ट चैप्टर का था। ठीक है, अगला हमारा वीडियो आएगा जो सेकेंड चैप्टर का आएगा। ठीक है, सेकेंड चैप्टर इकाई 2 का आएगा। ठीक है, उसमें क्या होगा कि हम सेकेंड चैप्टर के ऑल जो कि क्या करेंगे कि ऑल उसमें ऑल ऑब्जेक्टिव कराएंगे चैप्टर 2 का। ठीक है, इसमें आप लोग फर्स्ट का पूरा ऑब्जेक्टिव कर लिए, सेकेंड चैप्टर में लेकर आएंगे ऑब्जेक्टिव ऑल जो कि चैप्टर 2 का राज्य एवं राष्ट्र किया है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। ठीक है, जय हिंद जय भारत।